वेरी वार्म वेलकम टू बैटलफील्ड ब्रेन्स इनसाइट्स इनटू डिफेंस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिफेंस पॉलिसी ऑफ इंडिया यानी कि भारत की रक्षा नीति। उससे पहले मैं आपको दो महत्वपूर्ण खबरें यानी कि इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो है इस चैनल के रिगार्डिंग वो देना चाहूँगी। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे चैनल का नाम जो है वो फ्रॉम मिलिट्री साइंस अड्डा वी हैव चेंज्ड इट टू बैटलफील्ड ब्रेन्स इनसाइट्स इनटू डिफेंस। ठीक है, तो ये नया नाम हो गया चैनल का। दूसरा पॉइंट ये है कि आपको जो नोट्स हैं, ठीक है, अब वो थोड़े अलग तरीके से प्रोवाइड होंगे। जैसे आप पूरी वीडियो को मतलब जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे उसमें आपको कॉन्सेप्ट समझाया जाएगा, लेकिन नोट्स जो हैं वो आपको लिंक के थ्रू मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। चाहे वो बच्चे इंग्लिश के हों चाहे वो हिंदी के हों, नोट्स के रिगार्डिंग आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। सारे के सारे आपको लिंक के थ्रू प्रोवाइड हो जाएंगे, ईदर इन डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन या फिर कहीं, मतलब दोनों में ही आपको मिल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये नया टॉपिक और डिफेंस पॉलिसी ऑफ इंडिया, भारत की रक्षा नीति के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आज मैं आपको ये बता दूं कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर कुछ की पॉइंट्स आप देख रहे होंगे जो लिखे हुए हैं आपके सामने। फ्रॉम इंट्रोडक्शन टू फर्स्ट फेज, ठीक है, इन हम 4 चीज़ों की बात करेंगे। ठीक है, तो हम पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं कि देखिए डिफेंस पॉलिसी क्या है, डिफेंस पॉलिसी में क्या हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको एक चीज़ याद रखनी है, ये डिफेंस पॉलिसी का ये है कि ये जो 2 पॉइंट्स आप देख रहे हैं यहाँ पर, नेशनल सिक्योरिटी एंड फ्यूचर पर्पसेस, ठीक है, दीज 2 पॉइंट्स कम्स इन डिफेंस पॉलिसी। ठीक है, यानी कि डिफेंस पॉलिसी की इंपॉर्टेंस को ये दर्शाता है, यानी कि ये 2 पॉइंट्स जो हैं वो डिफेंस पॉलिसी के इंपॉर्टेंस को बताते हैं। द फर्स्ट वन इज नेशनल सिक्योरिटी। तो देखिए सिंपल से एक लाइन में कहा जाए तो डिफेंस पॉलिसी हमको अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी रक्षा करने के लिए उस डिफेंस पॉलिसी की ज़रूरत पड़ती है। दूसरी चीज़ फ्यूचर पर्पसेस, हमें डिफेंस पॉलिसी की ज़रूरत इसलिए भी है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ हम आज को देख के नहीं चल सकते ना, हमें चाहिए कि हम आगे अपना फ्यूचर भी जो है उसको सिक्योर कर सकें। तो उस वजह से हम फ्यूचर पर्पसेस को भी लेकर चलते हैं। इसी वजह से हमारी जो डिफेंस पॉलिसी है यानी कि भारत की रक्षा नीति है वो हमें ज़रूरी है। ठीक है, तो हमने 2 पॉइंट्स पढ़े यहाँ पर, नेशनल सिक्योरिटी एंड फ्यूचर पर्पसेस। तो डिफेंस पॉलिसी का हमने जो है यहाँ पर सार समझ लिया। अब हम इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझें तो हम इंडिया का ही एग्जाम्पल लेते हैं। बाहर क्यों जाना भाई, हम इंडिया की बात कर सकते हैं यहाँ पर। तो देखिए इंडिया के बारे में मैं आपको थोड़ा अगर पास्ट की और बात बताऊँ तो इसमें यह है कि देखिए स्टार्टिंग में जब हमें स्वतंत्रता मिली, ठीक है, यानी कि हमें इंडिपेंडेंस मिली, उसके बाद इंडिया ना थोड़ा ध्यान नहीं दे रहा था। ठीक है, इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रहा था कि हमें कैसे अपने डिफेंस सेक्टर को बढ़ाना है, हमें उसको किस तरह से और बेहतर बनाना है, इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं था इंडिया का। फिर क्या हुआ, अब देखिए जब ऐसा होगा तो क्या हो सकता है आप बताइए, खतरे के चांसेस बढ़ेंगे, है ना। जब आप ध्यान ही नहीं देंगे अपनी रक्षा पर तो कैसे होगा, क्या होगा, फिर डेफिनेटली सी बात है कि आपको खतरे के चांसेस बढ़ेंगे, आपके देश के ऊपर जो है आक्रमण के चांसेस भी बढ़ सकते हैं, क्योंकि सिंस आप एक इनएक्टिव स्टेट में हैं। तो इसी वजह से जब इंडिया को ये रियलाइज़ हुआ आफ्टर 1947 टू 1962, इस पीरियड में जो है, इसके बाद इंडिया को रियलाइज़ हुआ कि नहीं, हमको इस सेक्टर में काम करने की ज़रूरत है। उसी की वजह से इंडिया के जो डिप्लोमेसी में चेंजेस आए, यानी कि कह सकते हैं कुछ बेहतर करने के लिए इनको अपना मूल्यांकन इन्होंने किया और एक्चुअल में इन्हें विवश होना पड़ा ये काम करने के लिए कि हमको डिप्लोमेसी चाहिए और उसमें भी हमें बेहतर से बेहतर डिप्लोमेसी चाहिए। तो इसीलिए इन्होंने इस बेसिस पर चेंजेस किए अपने डिफेंस पॉलिसी में। तो इसके बाद हम बात करते हैं फर्स्ट फेज़ की। तो देखिए फर्स्ट फेज़ आया तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए जो फर्स्ट फेज़ था वो कब से कब तक था। तो पहला चीज़ है 1947 टू 1962। आप में से बहुत सारे बच्चे जानते होंगे कि फ्रॉम 1947 टू 1962 हमारे इंडिया में क्या क्या हुआ था, हमारे भारत में क्या क्या हुआ था। और आप अगर नहीं भी जानते तो मैं आपको बता दूं, फ्रॉम 1947 देर वॉज अ डिफेंस थिंग, दैट इज़ मतलब डिफेंस थिंग का क्या मतलब है कि यहाँ पर जो है वॉर सिचुएशन हुए थे, ठीक है, विद पाकिस्तान। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर हम सेपरेट हो रहे थे, इस वजह से वहाँ पर वॉर सिचुएशंस हुए थे। फिर 1962 में हमारा इंडो सीनो वॉर आपने सुना होगा, वो हुआ था, यानी कि चाइना के साथ। ठीक है, तो इन्हीं बीच में क्या क्या हुआ, तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो भारत था उसने अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक चीज़ अपनाई जिसको बोलते हैं हम गुट निरपेक्षता, जिसको हम इंग्लिश में बोलेंगे नॉन अलाइंड मूवमेंट। इसके बारे में आप अगर नहीं जानते तो मैं थोड़ा सा बता दूं कि नॉन अलाइंड मूवमेंट वो मूवमेंट है जिसमें इंडिया एंड इसके साथ और भी कुछ कंट्रीज़ थी जिन्होंने ये डिसाइड किया था
कि उस टाइम की जो 2 मेजर पावर ब्लॉक्स हैं यानी कि वर्ल्ड में, फॉर एग्जांपल कौन कौन सी थी? यस, यूएसए एंड रशिया, ठीक है। एक्चुअल में उस टाइम पर रशिया नहीं, यूएसएसआर हुआ करता था। तो उन दोनों मेजर पावर ब्लॉक्स को हम ना ज्वाइन करते हुए वी विल रिमेन इंडिपेंडेंट। हम किसी का साथ नहीं देंगे, ना ही हम किसी के अगेंस्ट हैं, ना ही हम किसी के साथ हैं। वी विल रिमेन इंडिपेंडेंट। हम अपने आप को स्वतंत्र समझते हैं और हमेशा उसी को सपोर्ट करते हैं। तो इस तरह से इंडिया की नीति रही। अब इसके बाद क्या हुआ? देखिए, इंडिया ने जब ऐसी नीति अपनाई ना, तो उसके साथ साथ उसने बफर राज्य यानी कि बफर स्टेट्स, शक्ति संतुलन यानी कि बैलेंस ऑफ पावर, सैनिक गठबंधन यानी कि जो कोलैबोरेशन है सोल्जर्स का, ठीक है, और सामूहिक रक्षा यानी कि कोलैबोरेटिव सिक्योरिटी जो है उसको जो है महत्व ही नहीं दिया, ठीक है। यानी कि नॉन अलाइन मूवमेंट रखा एक तो, और इन जो कलेक्टिव सिक्योरिटी है उसको ध्यान नहीं दिया, यानी कि हमें बाकी देशों के साथ कैसे बना के रखनी चाहिए उस पर भी ध्यान नहीं दिया, ठीक है। और बफर स्टेट, अभी मैंने एक वर्ड बताया आपको बफर स्टेट, इसका मतलब क्या होता है? तो हम बफर स्टेट की बात करें तो इफ़ यू कैन सी इन दिस मैप, यहाँ पर नेपाल है, ठीक है, ये नेपाल है, ये आपका हमारा प्यारा भारत है। उसके बाद ये जो है आपका चाइना है, ठीक है। तो इसमें जो नेपाल है, दिस इज़ अ बफर स्टेट। अब इसको हम कैसे समझें? देखिए, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, जब भी दो बहुत बड़ी कंट्रीज़, ठीक है, दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट में हैं, ठीक है, किसी भी चीज़ को लेके अगेंस्ट में हैं, इफ़ देयर इज़ अ वॉर सिचुएशन और एनीथिंग नेगेटिव बिटवीन टू कंट्रीज, बिटवीन टू वेरी बिग कंट्रीज, तो उस टाइम पर क्या होता है, जो बीच की कंट्री होती है, जैसे कि नेपाल की पोजीशन है, दिस इज़ अ जियोग्राफिकल लोकेशन। एक्चुअली बफर स्टेट ना ऐसे बनता है जब उसका जियोग्राफिकली वो ऐसी जगह पर प्रेजेंट हो जहाँ पर दो मेजर पावर जो हैं वो लड़ने और भिड़ने के लिए रेडी हैं, बट बीच में एक कंट्री आती है जो कि एक्चुअल में उनको रोक सकती है ये काम करने के लिए, क्योंकि सिंस इट इज़ इन अ वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशन जियोग्राफिकली, ठीक है, क्योंकि ये बहुत एक इंपॉर्टेंट पोजीशन में है इनके बीच में, तो ये काम इनके लिए कर सकती है। तो यहाँ पर हमने क्या समझा, बफर स्टेट क्या है? बफर स्टेट इज़ नेपाल बिटवीन चाइना एंड इंडिया। ऐसे आप भूटान भी देख सकते हैं, ठीक है। तो बफर स्टेट इज़ नथिंग बट ऐसी कंट्री जो कि दो मेजर पावर ब्लॉक्स जो लड़ने भिड़ने के लिए रेडी हैं, उन और या फिर उनके बीच में एक तनाव चल रहा है, उसके बीच में एक कंट्री ऐसी आती हो जो कि उन कंट्रीज़ को देखा जाए एक टाइम के लिए अगर समझा जाए तो उनको इस लड़ाई से रोकने में भी मदद कर सकती है, ठीक है। तो इस तरह से बफर स्टेट होता है। तो मैंने वही बताया कि इन सब चीज़ों में इंडिया का कोई ध्यान ही नहीं था, तो क्या होता है फिर भाई, जब इंडिया का किसी चीज़ में ध्यान नहीं तो व्हाट विल हैपन, ठीक है। अब क्या होगा? तो भाई देखिए, परिमाण स्वरूप जो स्ट्रैटेजिक तथा हमारी इंटरनल सिक्योरिटी थी उसमें समस्याएं जो हैं उत्पन्न होना स्टार्ट हो गई, और हिंद महासागर में भी यानी कि इंडियन ओशियन में भी हमारी जो शक्ति थी उसमें शून्यता यानी कि बिल्कुल ज़ीरो के साथ साथ हमारी जो भी हमारे एडवांसमेंट संसाधन थे यानी रिसोर्सेज थे, एडवांस रिसोर्सेज थे, उसमें भी हमारी जो है उसमें कमी रही। तो आप जब ध्यान नहीं देंगे तो डेफिनेटली उस चीज़ की आपके पास अभाव हो जाएगा, उस चीज़ की कमी हो जाएगी, ठीक है। जैसे परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि स्ट्रैटेजिक और हमारी जो इंटरनल प्रॉब्लम्स थी वो उत्पन्न होना स्टार्ट हो गई, और साथ साथ हिंद महासागर यानी कि इंडियन ओशन में भी पावर वैक्यूम हो गया। पावर वैक्यूम इन द सेंस कि वहाँ पर शक्ति शून्यता हो गई, और इसके साथ साथ हमें जो डिफेंस के मतलब जितना भी हमारे एडवांस मॉडर्नाइज सिस्टम करने थे हमको, ठीक है, डिफेंस में मॉडर्नाइजेशन लाना था, उसमें भी जो है उसका भी अभाव रहा। तो इन वजह से ये सब हुआ। उसके बाद इस काल में रक्षा पर किए जाने वाले जो कह सकते हैं डिफेंस बजट था हमारा, वो भी जो है बहुत कम था। तो ये सारे के सारे कारण बनते हैं हमारे प्रथम चरण में, जो कि हमारे असफलता को दर्शाते हैं। चलिए अब हम सेकेंड फेज़ की तरफ चलते हैं और उसमें जानते हैं कि वहाँ पर क्या हुआ था। तो सबसे पहले आप जान लीजिए वही चीज़ कि यहाँ पे हम पहले तो ईयर की बात करेंगे कि किस ईयर में सेकेंड फेज़ देखने को मिलता है। तो जैसा कि हमने अभी तक पढ़ा था 1947 से 62, तो अब हम बात करेंगे आफ्टर 62 की, ठीक है, यानी कि 1962 की। तो इस टाइम पर क्या हुआ कि देखिए, जब भारत चीन युद्ध हुआ था इस टाइम पर, है ना, 1962 में, ये सब हम जानते हैं। उसमें भारत की हमें पता है कि हमें अपना हार का सामना जो है इसमें करना पड़ा था। उसमें क्या हुआ कि जब इतना हुआ तो फिर हमारे जो नीति थी उसमें चेंजेस आने आवश्यक हो गए थे। तो इसी वजह से हमारे जो हमारा निर्माण है डिफेंस सेक्टर में वो स्टार्ट हो गया, और उसके साथ साथ हमने कई योजनाएं बनाई, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर बात करें तो जैसे कि हमने बहुत सारी चीज़ें करी, जैसे सेना में जो भी मॉडर्न हथियार थे उसको हमने उपलब्ध कराना स्टार्ट किया। वायुसेना में इंडियन एयरफोर्स की अगर हम बात करें वहीं पर, तो इंडियन एयरफोर्स में भी हमने वो वाले विमान लाने की
कोशिश करी, जो कि बम वर्षक थे, यानी कि बॉम्बर प्लेन्स थे, ठीक है। उसके साथ साथ जल सेना में, यानी कि नेवी की अगर हम बात करें, इंडियन नेवी की अगर हम बात करें, तो उसमें भी हमने जो है वहाँ पर अपना एक मारक क्षमता बढ़ाने के लिए बेहतर से बेहतर संचार सेवाओं का विकास इसमें ऐड किया, ठीक है। यानी कि हमने इसकी कह सकते हैं स्ट्रैटेजिक और इसमें इसकी एबिलिटी को बढ़ाने के लिए हमने इस पर काम किया। तो हमने देखा जाए इस टाइम पर तीनों ही सेनाओं पे, ठीक है, तीनों ही यानी कि आर्मी, नेवी और इंडियन एयरफोर्स, इन तीनों पे ही हमने काम किया और एक एक को जो है अच्छे से अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करने की इस टाइम से शुरुआत करी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और थर्ड फेज़ की तरफ चलते हैं। थर्ड फेज़ जो था वो आपका 1965 ऑनवर्ड्स था, जो कि आप यहाँ देख रहे हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर देखने लायक ये है कि ये आप झंडा जो देख रहे हैं यहाँ पर फहराता हुआ, जो कि हमारी जीत को दर्शाता है। कौन सी जीत? 1965 ऑनवर्ड्स, यानी कि 1965 और 1971 की जीत जो है उसको दर्शाता है, जो कि आप यहाँ पिक्चर में बहुत बखूबी देख रहे हैं। दिस इज़ अ वायरल पिक ऑफ दैट टाइम। एंड वायरल पिक क्या कह सकते हैं, ये तो हम सबको पता है कि ये दिस पिक्चर इज़ शोइंग अस। उसके बाद हम बात करें, ये तो हो गया, हम जीत गए, सब कुछ अच्छा हुआ, लेकिन इसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि जो चाइना था, चाइना विद पाकिस्तान एंड अमेरिका, इनकी जो दोस्ती है वो काफ़ी अच्छी हो रही थी, जिसकी वजह से इंडिया को एक पुश मिला कि उसे न्यूक्लियर वेपन है, जो हमारे कह सकते हैं परमाणु शस्त्र हैं, उनका विकास करना चाहिए। इसीलिए क्या होता है कि 1974 में, यानी कि हम बात करें, अगर हम 1974 की बात करें, तो चाइना, अमेरिका और पाकिस्तान की दोस्ती की वजह से, बढ़ती हुई दोस्ती की वजह से, इंडिया का ये स्टांस रहा कि हम 1974 में जो है हमने परमाणु परीक्षण किया। कहाँ पर किया? पोखरण में। तो यानी कि हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया इन पोखरण, और जो भी उस टाइम पर शीत युद्ध चल रहा था, यानी कि कोल्ड वॉर चल रहा था, उसके प्रभाव को, बढ़ते हुए प्रभाव को देखकर, जो इंडियन ओशन था वहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से कह सकते हैं, वहाँ पर शस्त्रास्त्रों की दौड़ स्टार्ट हो गई थी। यानी कि क्या कह रही हूँ मैं यहाँ पर? कह रही हूँ कि आर्म्स रेस जो है उसकी दौड़ जो है वो वहाँ पर प्रारंभ हो गई थी। तो अब जब आर्म्स रेस स्टार्ट हुई तो भारत कहीं पीछे रहने वाला है? बिल्कुल नहीं। हम लोगों ने भी जो है अपनी कह सकते हैं डिफेंस बजट उस टाइम पर उसमें बढ़ोतरी करी। क्या क्या किया हमने, उसकी बात कर लेते हैं। देखिए, डिफेंस बजट जो था हमारा, उसमें हमारा सबसे पहले जो है 1970 और 71 की बात करते हैं, 70 और 71 की बात करते हैं, ठीक है। तो इस टाइम पर हमारा जो डिफेंस बजट था वो था करीब करीब 1199 से लेके 228 तक। तो ये वाला हमारा करोड़ रुपए, ठीक है, ये करोड़ों में है। तो ये वाला बजट हमारा जो रहा है वो 70 से लेके 71 के बीच में रहा है। अगर हम दूसरे बजट की बात करें, जो कि हमने 74 से लेके 75 के बीच में देखा है, वो कौन सा है? वो कितना रहा था? तो वो बढ़कर हो गया था 2112, यानी कि 2112 से लेके 2127 तक, यानी कि ये भी करोड़ों में बात हो रही है, ठीक है। आप इसे प्लीज़ करोड़ में देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करें पाकिस्तान ने क्या किया इसके बदले में, देखा जाए पाकिस्तान ने चाइना से जो है, अब चाइना से उन्होंने M9 और M11 जो है एयर कह सकते हैं मिसाइलें प्राप्त करी, ठीक है, M9 और M11, ठीक है। इसमें अगर हम बात करें तो ये इनकी मारक क्षमता जो है कुछ 2000 किलोमीटर से लेके 600 मीटर तक की थी। फिर भारत ने जो है पाकिस्तान की इस क्षमता का जो है मुकाबला करने की सोची, जिसके बदले भारत ने क्या क्या किया? भारत ने हमारी जो मिसाइल सिस्टम है उसको लाया। उनमें से कौन कौन सी मिसाइलें जो हैं वो प्रमुख हैं, वो मैं आपको बता दूं यहाँ पर। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे पृथ्वी, ठीक है। दिस इज़ वेरी नोन काइंड ऑफ मिसाइल विच इज़ नोन, अभी भी है, ठीक है, ये हमारे पास अभी भी है। दूसरी चीज़, ये सारी की सारी वैसे मिसाइलें हमारे पास हैं। तो पृथ्वी हो गई आपकी, उसके बाद त्रिशूल हो गया, आकाश हो गई, अग्नि हो गई, त्रिशूल, अग्नि, आकाश, ठीक है। ये सारी की सारी जो मिसाइलें हैं हमने इसके कह सकते हैं इनकी क्षमता का पर्याप्त विकास किया। उसके बाद नौसेना की शक्ति में भी हमने जो है INS प्रहार को इंट्रोड्यूस किया, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं INS प्रहार, इसको हमने नौसेना की शक्ति में ऐड किया। साथ साथ हमने भारतीय वायुसेना में अपना जो है MiG-29 को इंडक्ट किया, यानी कि लाया, और साथ साथ हमने Su-30 को भी जो है रशिया से लिया। उसके बाद बात करें, एक भारत के पास एक हंस 3 करके 2 सीटों का एक विमान हुआ करता था, जो कि रडार की पकड़ से बचा रहता था। तो भारत वर्तमान में भी अगर देखा जाए तो परमाणु शक्ति जो है हमारी भारत की, उसमें उसकी दृष्टि से देखा जाए तो भारत का विश्व में 7वां स्थान है। तो आप इसी के साथ मैं आपको
इस वीडियो को जो है हम समाप्त करते हैं। और आई होप आपको जो है इस वीडियो में समझ आया होगा कि हम क्या बताना चाह रहे थे। भारत की शक्ति के बारे में जो है किस तरह से फ्रॉम स्टार्टिंग टू नाउ ऑनवर्ड्स क्या चल रहा है। ठीक है, तो यही चीज़ है। आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।